So today we will start chapter number 6, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन सेकेंडरी केमिस्ट्री। आप सब जानते हैं सेकेंडरी केमिस्ट्री के दो पार्ट्स हैं, सेक्शन बी और सेक्शन सी। दोनों में दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट आपका होता है ऑर्गेनिक का और एक इनऑर्गेनिक का। ठीक है, तो अभी तक हमने सेशन के स्टार्ट से लेकर अब तक हमने सिर्फ इनऑर्गेनिक सेक्शन डिस्कस किया, चैप्टर 1, 2, 3। अगरचे चैप्टर 4 और 5 भी इनऑर्गेनिक ही है, लेकिन 4, 5 हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि इनऑर्गेनिक टोटल रट्टे लगाने वाली चीज़ें हैं, याद करने वाली चीज़ें उसमें है। तो एक तरह से हम याद कर करके क्या होता है कि थोड़ा सा इंसान ड्राई हो जाता है, बोर हो जाता है याद कर करके। तो फिर दिल करता है कोई ऐसी चीज़ भी हम पढ़ें जिसमें हमें समझना हो, कॉन्सेप्ट डेवलप करने हो ज़्यादा। इसलिए हम क्या करते हैं, 1, 2, 3 चैप्टर के बाद हम चैप्टर 6 पे शिफ्ट कर जाते हैं। और जब चैप्टर 6 हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, याद रखो जब तक ये ख़त्म नहीं करेंगे वापस इनऑर्गेनिक में नहीं आएंगे। तो 6, 7, 8, 9 ये 4 चैप्टर पढ़ने के बाद हम 4 और 5 पे आएंगे। ठीक है, तो ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो अभी ये टॉपिक जो चला है 3 मंथ्स तक, मतलब ये ओवरऑल चलते रहेंगे तीनों चैप्टर्स आगे। तो सेकेंडरी केमिस्ट्री में सेकंड पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, मैंने आपको बताया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायोलॉजी की तरह, मतलब रट्टा याद करना। ठीक है, समझना भी है बट मैटर नहीं करता है समझना। अगर आपने याद भी कर लिया है ना तो आपका काम हो जाता है, काम बन जाता है। ठीक है ना, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी नहीं है। अच्छा, एक होता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या चीज़ होती है कि उसके अंदर हमारे पास कैलकुलेशन होती है, उसमें चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ता है। और बायोलॉजी वगैरह के अंदर हमें जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाहिद सब्जेक्ट है जिसके अंदर दोनों चीज़ें ही नहीं है। इसके अंदर ना तो कैलकुलेशन है, इसके अंदर ना तो रट्टाफिकेशन है, दोनों चीज़ें नहीं। अब आप बच्चे परेशान होते सर ये कि याद भी नहीं कर सकते हैं और कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक प्योरली कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है जो बिना कॉन्सेप्ट के आप इसको कुछ भी नहीं कर पाते, एक नंबर भी आप नहीं ला पाएंगे इसमें। ठीक है, जब तक आपका कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा। तो ये अच्छा सब्जेक्ट उन बच्चों के लिए जो कॉन्सेप्ट ही पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक में एक कॉन्सेप्ट था तो बट वो रट्टा ही था, मतलब उसमें याद ही करना था लंबे लंबे सवाल जवाब। जब तक एक पेज नहीं भरोगे नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या, एक लाइन लिखो नंबर मिल गया, फिर एक लाइन लिखो नंबर मिल जाए, ऐसा चीज़ है। चैप्टर 6 में ऐसी चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं दिखेंगी बिकॉज ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी याद करने की चीज़ें हैं, डेफिनेशन वगैरह। बट चैप्टर 7, 8, 9 वगैरह में आपको टोटल आपको यही मिलेगा कि उसमें आपको रिएक्शंस वगैरह होंगे, वो समझने के कॉन्सेप्ट्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर आपको दिख दिया कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स हम यहाँ पर चैप्टर 6 में पढ़ने वाले हैं। ये है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नामियाती कीमिया का तारुफ। ये इंट्रोडक्शन आप क्लास 9th में पढ़ के आ चुके, चैप्टर 16 या 17 था क्लास 9th का। ठीक है, उसका भी यही नाम था इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो थोड़ा बहुत आइडिया वहाँ पे भी मिला था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं। आज हम दोबारा उसी आइडिया को ले रहे। ठीक है, ये जो बोर्ड में मैंने डिस्कस किया इसमें बहुत मुश्किल से ऐसी कोई चीज़ है जो पेपर में आती है, क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। सिर्फ स्टार्ट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए और एक तरह से एक फ्लो में आने के लिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ जस्ट। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या चीज़, क्या पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 9th क्लास में बहुत से ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री पढ़ी थी हमने, उनमें एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक जो निकला है वर्ड, वो निकला है ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म मतलब जिंदा अजसाम, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन बनती है, 3 डेफिनेशन इसकी। फर्स्ट क्या बनती है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड्स विच वी गेट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं उन कंपाउंड्स के बारे में जो हमें जिंदा अजसाम से, जिंदा चीज़ों से हासिल होती हैं, जैसे प्लांट से या फिर हमें एनिमल से, जानवरों से जो चीज़ें हमें हासिल होती हैं उनको हम पढ़ते हैं उन कंपाउंड्स के बारे में। मिसाल के तौर पे प्लांट से हमें स्टार्च मिल जाता है, प्लांट से हमें ग्लूकोज मिल जाता है, प्लांट से हमें सक्रोज मिल जाता है, प्लांट से हमें सेलुलोज मिल जाता है। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इस तरह जानवरों से आपको जैसे पेप्सिन मिल जाता है, या जानवरों से आपको जो है वो डिफरेंट और कंपाउंड राइबोस मिल जाता है, डीऑक्सीराइबोस मिल जाता है, हेमोग्लोबिन मिल जाता है। जानवरों से जो चीज़ें मिल सकती हैं आप उनको जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। जानवरों से जो कंपाउंड मिले या पौधों से जो कंपाउंड मिले उसको हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक का वर्ड निकला ही ऑर्गेनिज्म से, सही है। तो पहली चीज़ तो ये डेफिनेशन समझ में आ गई। सेकंड, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम कार्बन कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। इसलिए कार्बन को कहा जाता है एलिमेंट ऑफ लाइफ, वो एलिमेंट जो जिंदगी बनाता है, क्योंकि हर जिंदा चीज़ के अंदर कार्बन मौजूद होता है उसके कम फॉर्मूले के अंदर। जो बायोलॉजी वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा कार्बन की स्टडी कर रहे होते हैं बायोलॉजी के अंदर, क्योंकि हर वो कंपाउंड जो पढ़ते हैं वो उसके अंदर जो है वो कार्बन कहीं ना कहीं आ रहा होता है। ठीक है, उस साइकिल के अंदर। तो कार्बन कंपाउंड्स को हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन याद रखिएगा कि हर कंपाउंड
हर कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता। कुछ कंपाउंड कार्बन कंपाउंड हमारे पास ऐसे भी हैं जो इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। मैंने एक्सेप्ट में लिखा सिवाय कुछ के, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जिंदा मतलब उसको आप नॉर्मली क्या कोयला जला के भी आप इसको हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO3-2, ये आपका क्या कहला जाएगा? दिस इज कॉल्ड कार्बोनेट्स। यस, अब कोई भी कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी जानवर से नहीं मिलता। कैल्शियम कार्बोनेट आपको लाइमस्टोन है ना, पहाड़ से मिल जाएगा आपको मिनरल्स की सूरत में, ठीक है। तीसरा, हाँ, कार्बोनिक एसिड H2CO3, तो वो भी आप कंपनी में सिंथेसाइज करते बनाते हैं। HCO3 इसको हम लोग कहते हैं बाइकार्बोनेट। वैसे इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ बाइकार्बोनेट कहना इसको, ठीक है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह हो गया, खाने वाला सोडा। और कार्बाइड, कार्बाइड किसे कहते हैं? जब कार्बन अकेला किसी कंपाउंड में आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड कार्बाइड। मिसाल के तौर पे CaC2, इट इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बाइड। इस तरह से Al4C3, इट इज कॉल्ड एल्यूमिनियम कार्बाइड। जैसे बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बाइड्स, जैसे हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स पढ़ा था। तो कार्बाइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको छोड़ के जो भी कंपाउंड बचे हैं उनको हम सबको पढ़ते हैं ऑर्गेनिक। उन सारे कार्बन कंपाउंड को हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब बच्चे बोलते सर सारा तो लिख दिया आपने, अब बचा क्या इसके अंदर? तो भाई बहुत सारे बच्चे हैं जो हम पढ़ने वाले हैं लास्ट अगले 3-4 चैप्टर्स के अंदर। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन एंडिकेन, अल्केन, सारे अल्कीन, सारे अल्काइंस, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ईथर, अमाइंस, अमाइड्स। उसके अंदर बच्चे हैं इथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड है। उसके बाद फिर न्यूक्लिक एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, बहुत कुछ बचा है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब आप नहीं जानते वो अलग बात है, लेकिन बच्चा बहुत है जो हम डिस्कस करेंगे। वो सारे कार्बन कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनको छोड़कर सिर्फ ये सारे इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। अच्छा, कार्बाइड्स आर द बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। वही है डेफिनेशन जो हाइड्राइड की है, वही जो ऑक्साइड की है, वही कार्बाइड की है, ठीक है। सब वही सल्फाइड, वही नाइट्राइड होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको ये बताऊं कि एक अच्छा सवाल यहां पे डेवलप होता है कि सर वाई कार्बन, कि सर कार्बन ही क्यों, कार्बन की केमिस्ट्री ही क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सोडियम की क्यों नहीं? कार्बन की केमिस्ट्री को अलग केमिस्ट्री बना दी गया, तो सोडियम की केमिस्ट्री को अलग क्यों नहीं बनाया गया? यस, तो देखा जाए ना पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। अगर कार्बन को निकाल दो, अगर कार्बन को निकाल दें तो 117 एलिमेंट बच जाते हैं। तो ये पूरे 117 एलिमेंट मिलकर, तमाम 117 एलिमेंट मिलकर सिर्फ और सिर्फ 1% ऑफ द कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, और ये अकेला कार्बन 99% दुनिया के कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात कार्बन के बारे में कि 117 बाकी, अगर कार्बन नहीं है ना तो कार्बन नहीं है जैसे जो कंपाउंड, जिन कंपाउंड्स के अंदर, वो कंपाउंड दुनिया भर में सिर्फ 1% है, और जिनके अंदर कार्बन मौजूद है ऐसे कंपाउंड 99% है। तो वाई कार्बन, सवाल ये पैदा होता है कार्बन क्यों, कार्बन ऐसा क्यों कर पाता है? तो कार्बन के पास प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन की। यहाँ पर मैंने कैटेनेशन की डेफिनेशन लिखी, द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग्स इज कॉल्ड कैटेनेशन। कार्बन की वो सलाहियत जिसके जरिए वो लंबे चेन और रिंग्स की फॉर्मेशन करता है उसको हम कैटेनेशन कहते हैं, ठीक है। कार्बन की लंबी चेन बनाने की सलाहियत। अब कार्बन के अंदर ये सलाहियत आती किस वजह से? ये सलाहियत कार्बन के अलावा सोडियम में, पोटेशियम में क्यों नहीं है? तो वजह है कार्बन एक्सिबिट्स दिस प्रॉपर्टी ड्यू टू टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी की वजह से कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट्स वाई। जब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या करता है, चारों तरफ से बॉन्डिंग कर लेता है और लॉन्ग चेन और रिंग्स बना सकता है ये, ठीक है। अच्छा, फिर बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि सर 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के लास्ट शेल में भी होते हैं, कार्बन फैमिली के कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, सबके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है 4 ग्रुप के एलिमेंट्स में, तो उनके अंदर क्यों कैटेनेशन नहीं होती है, सिर्फ कार्बन को ही क्यों? तो कि याद रखो कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए मैंने आपको बताया था सबसे फिजिबिलिटी किस चीज़ के अंदर होती है, कम। कार्बन कंपाउंड्स के अंदर फिजिबिलिटी किस चीज़ की होती है, सॉरी ऑर्गेनिक, जब भी हम कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ टेट्रावैलेंसी काफ़ी नहीं है, स्मॉल साइज भी होना चाहिए। क्योंकि अगर साइज अगर ज़्यादा होगा ना, एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा एटम का, तो वो बजाय शेयरिंग करने के इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और जितना ज़्यादा स्मॉल साइज का होगा ना एटम तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाएगा, चूँकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब होगा तो वो उसको लॉस नहीं करेगा। इसलिए क्या होता है, जो छोटे एटम्स होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। तो कार्बन के टेट्रावैलेंसी की वजह से और कार्बन के स्मॉलर एटॉमिक रेडियस की वजह से क्या होता है कि ये
कैटेनेशन प्रॉपर्टी रखते हैं और इतने सारे 99% ऑफ द वर्ल्ड कंपाउंड इसकी फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स वाई कार्बन को हम अलग से केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो पूरा अलग आपका आधी बुक को आपको ऑर्गेनिक में इस तरह से डाल दिया गया, सिर्फ कार्बन की केमिस्ट्री है पूरी आधी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल ऐसी है, कार्बन कार्बन एवरीवेयर, कि हर जगह पर आपको कार्बन ही देखेंगे इसमें, और यहाँ तक कि आपको ख्वाब में भी कार्बन आना शुरू हो जाएगा। तो अगर ख्वाब में कार्बन आना शुरू हो गया तो उसका मतलब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब आप पढ़ रहे हो, ठीक है। इतना कार्बन इसमें, कार्बन से मालामाल केमिस्ट्री है ये, कॉपी की कॉपी भर दोगे तुम कार्बन लिख लिख के, इतना है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी हिस्ट्री समझ में आ गई। डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन बता दी, ये फर्स्ट वाली बता दी, सेकंड वाली बता दी। थर्ड डेफिनेशन, अगर थर्ड डेफिनेशन एक और, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स कौन से कंपाउंड होते हैं, जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है, फॉर एग्जांपल मीथेन वगैरह, CH4, ठीक है, इनको स्टडी करते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स की पूरी अलग क्लासिफिकेशन है, वो हम आगे टॉपिक नंबर 6 में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के अंदर। मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा, वो आगे है, अभी मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस दे रहा हूँ। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री, उसकी तारीख शुरू कब हुई, कैसे हो गई, ठीक है, किसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसको हम VFT कहते हैं शॉर्टकट में, और उसको पेश किया था ग्रीक फिलोसोफर, यूनानी फलसफी ने, आज से 3000 साल पहले, जिसका नाम था एरिस्टोटल, अरस्तु, अफलातून का शागिर्द अरस्तु, ठीक है। एरिस्टोटल ने बहुत सारी बातें ऐसी की जो बाद में साइंस में जाकर गलत साबित हुई, जैसे कि उसको आबायोजेनेसिस का नज़रिया जो था, ठीक है, कि भाई बेजान जिस्म के अंदर से जिंदा चीज़ें पैदा हो सकती हैं, तब क्या ऐसा पॉसिबल नहीं था, रेडी ने उसको गलत साबित किया एक्सपेरिमेंट करके। तो अरस्तु की बहुत सारी बातें गलत साबित हुई हैं, ठीक है। वो कहता था, वो ग्रेविटी के बारे में ये कहता था कि भाई मार्कर को ज़मीन इसलिए खींचता है कि ज़मीन हमारी माँ है, तो माँ अपने बच्चे को और तरफ अपनी तरफ खींचती है, इसलिए मार्कर को ज़मीन अपनी तरफ खींच रहा है। ये ग्रेविटी वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं पेश करता। तो बहुत सारी बातें उसके फलसफे गलत साबित हुए हैं एरिस्टोटल के, ठीक है। तो उसमें से इसका गलत थ्योरी ये भी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसको हम VFT कहते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती थी कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी, कि लैब के अंदर आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते। ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिर्फ जिंदा अजसाम के अंदर ये सलाहियत है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। आप केमिकल्स को मिला के ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी नहीं बना सकते, ये कहता था अरस्तु, ठीक है। तो और लोगों ने उसकी बात को माना कर लंबे अरसे तक कि हाँ वाकई में ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ, 1828 में 1828 में एक्सीडेंटली एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया गया। जर्मन केमिस्ट था फ्रेडरिच वोहलर, उसने एक एक्सपेरिमेंट करके दुनिया का पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर तैयार किया, ठीक है, यूरिया। पहला कंपाउंड यूरिया उसने लैब के अंदर तैयार किया, इसलिए हम फ्रेडरिच वोहलर को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू इसने की। उसने क्या किया, उसने बॉयल किया अमोनियम साइनाइड को पानी में और ऑब्जर्व किया कि यूरिया प्रोड्यूस हो गया, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमोनियम साइनाइड NH4CNO, इट इज नॉट अमोनियम साइनाइड। एक होता है अमोनियम साइनाइड, साइनाइड होता है CN, साइनाइड में CN लिखा होता है नीचे, ठीक है, और ये CNO होता है साइनाइड। अमोनियम साइनाइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। उसने क्या किया, पानी में डालकर इसको क्या कर दिया, बॉयल कर दिया। पानी में जब बॉयल किया तो सारा पानी उड़ गया आखिरकार, और व्हाइट कलर का पाउडर बच गया। उसने उस व्हाइट कलर के पाउडर को एनालाइज किया। अब एनालाइज करने का तरीका हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। जब भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार होता है तो उसको एनालाइज करने के लिए क्या कर देते हैं, उसको जला दिया जाता है। कंबस्टन एनालिसिस याद होगा आपको, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय कंबस्टन एनालिसिस, 6 स्टेप मेथड। उसमें ये तो पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट या हाइड्रोकार्बन, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलों को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को साइंटिस्ट लैब में बनाता है तो उसको जला देता है। जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मिकदार आपको पता लग जाए तो आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकते हैं, या एटलीस्ट एम्पिरिकल तक तो पहुंच ही सकते हैं। बस समझ में आ रही। और ये काम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप में से यार बच्चा जानते कैसे कर रहा है। अगर मैं आपको डेटा दे दूँ तो, अगर मैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करूँ और परफॉर्म करके बस आपको CO2 और H2 दे दूँ ना, तो आप फर्स्ट है कि एक बार रिवाइज करके न्यूमेरिकल को आप बता सकते हो कि क्या फॉर्मूला है। तो ये तो साइंटिस्ट है, ये तो और जल्दी बता सकता था हमसे, ठीक है। तो उसने आखिरकार डिस्कवर करके बता दिया कि भाई ये जो कंपाउंड है ये यूरिया बना है, और यूरिया वॉज एक्चुअली एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया लेबोरेटरी के अंदर, पहली बार। तो इस तरह से एरिस्टोटल की ये वाली बात, वाइटल फोर्स थ्योरी, प्रूव रॉन्ग हो गई, गलत साबित हो गई कि इंसान कभी नहीं बना सकता लैब के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जब ये ऐसा हुआ तो फिर तो समझो एक लाइन लग गई साइंटिस्ट लोगों की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने की एक लाइन एक लगी, एक सीरियल लग गया। कोलबे एक साइंटिस्ट आया, कोलबे ने एसिटिक एसिड बना दिया, विनेगर जिसको हम कहते हैं, सिरका। पहले ज़माने में सिरका जो था वो कैसे दरख्तों की छाल से हासिल किया जाता था, दरख्तों से हासिल होता था, नेचुरल विनेगर।
और हज़ारों सालों से दरख्तों से हासिल कर रहे थे। हदीस मुबारका में आता है तस्करा सिरके का, कि घर में सिरके को रखना जो है वो सुन्नत है, और जिस घर में सिरका होता है उस घर में फाका कशी नहीं होती है, सिरका हर घर पे से रखा जाता है। तो सिरके के बारे में तो रिवायत आती है हदीस मुबारका में, सिरका इतना पुराना है, लेकिन आज जो सिरका बनता है ना वो दरख्त की छाल से नहीं बनता। आज जो सिरका बनता है वो कैसे बनता है? वो बनता है इंडस्ट्री में प्रिपरेशन कर। चले घर पे कभी सिरके की बोतल उठाओ, उसके ऊपर लिखा है सिंथेटिक विनेगर। सिंथेटिक मतलब सिंथेसाइज किया गया, आर्टिफिशियल विनेगर है वो, ठीक है, रियल नेचुरल नहीं है, प्लांट से हासिल किया गया। इस तरह पुराने ज़माने में मलेशिया में रबर के दरख्त हुआ करते थे, और रबर के दरख्त से रबर हासिल किया करते थे, ठीक है, रबर के दरख्त से रबर हासिल करते थे। अब लेकिन रबर के दरख्त नहीं होते हैं, अब हम क्या करते हैं कि कंपनी में सिंथेसाइज करते हैं रबर को आर्टिफिशियल तरह से, कुछ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू रबर बना लेते हैं, प्लास्टिक बना लेते हैं। अब चूँकि रबर के दरख्त तो ख़त्म हो गए ना, वैसे भी दरख्त कटाई हो गई सारी मलेशिया में उसकी, तो हमने इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो प्लांट प्रोड्यूस करते थे हमने उसको लैब में बनाना शुरू कर दिया बड़ी तादाद में। बिल्कुल सेम इसी तरह से कॉटन, किसी ज़माने में क्या होता था 100% कॉटन के कपड़े बना करते थे जो कपास से आते थे, लेकिन अब जो कपड़ा आता है वो मिक्स कॉटन होता है, बल्कि उसमें कॉटन तो होता ही नहीं है, पूरा पूरा पॉलिस्टर से बन जाता है। फुल पॉलिस्टर होता है ना आर्टिफिशियल, वो लिखा होता है 8 आने का स्टिकर लगा होता है 100% कॉटन कॉलर पे, वो होता सा पॉलिस्टर है, ठीक है, पॉलिस्टर जो कि आप बना सकते हो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। सेम इज द सिल्क, रेशम, कि इस ज़माने में रेशम के कपड़े बनाए जाते थे प्योर नेचुरल सिल्क से, जो चाइना में बनता था। चाइना में सिल्क वर्म होते थे, रेशम के कीड़े, वो पैदा करते थे रेशम, फिर वहाँ से वो रेशम को शाराय रेशम के थ्रू, शाराय रेशम जो चीन को कनेक्ट करता है साउथ एशिया से, तो शाराय रेशम जिसको आज हम कराकोरम हाईवे कहते हैं, शारा कराकोरम, तो उससे लेकर फिर उसको अफगानिस्तान और उसके आगे लेकर जाया जाता था। तो हज़ारों सालों से ये होता रहा है सिल्क रूट में, शाराय रेशम में। लेकिन अब जाकर अब वहाँ पर ब्रीडिंग खत्म हो गई है सिल्क की, बहुत थोड़े से बच गए हैं वहाँ पर सिल्क वर्म, अब सिल्वर के में है ही नहीं वहाँ पर सिल्क वर्म। तो अब अगर आप सिल्क के कपड़े सिलवाओगे, सिल्क वर्म ओरिजिनल सिल्क से अगर अभी, तो एक कपड़ा आपको जो है 5-5, 6-6 लाख रुपए का पड़ेगा, एक शलवार कमीज 5 लाख रुपए की पड़ जाएगी। नेचुरल सिल्क 100% प्योर सिल्क से अगर आप सिलवाओगे तो वो चाइना में ही मिलेगा सिर्फ। और आप जो अच्छा, हम तो सिल्क तो यहाँ पे ही पहनते हैं, दुकान में जाओ इकबाल मार्केट, 1000 दुकान मिल जाएगी आपको सिल्क के कपड़े देने वाले, लेकिन वो सब आर्टिफिशियल सिल्क है, जॉर्जेट वगैरह ये सब होते हैं ना, आर्टिफिशियल सिल्क की सूरत में रखते हैं। तो वो सिल्क लैब में बनाया जाता है, इंडस्ट्री में तैयार करते हैं टेक्सटाइल कंपनी वाले, वो रेशम के कीड़े से अब कोई सिल्क हासिल नहीं करता। एक ज़माना था, इसलिए पुराने ज़माने में कपड़े बड़े महंगे आते थे, ओल्ड एंड टाइम्स में बड़े महंगे, और जो कपड़े ज़्यादा जिसके पास होते थे उसको अमीर समझा जाता था, जो ज़्यादा कपड़े नहीं, मतलब जिसके पास ज़्यादा कपड़े होते थे। उसमें हज़रत उस्मान गनी के बारे में, रज़ियल्लाहु के बारे में कहा जाता है कि वो एक बार जो कपड़ा उतार लेते थे दोबारा उसको पहनते नहीं थे, हर बार नया कपड़ा पहनते थे। तो इसलिए वो बड़े अमीर व कबीर इंसान थे। इस्लाम से पहले की बात बता रहे, इस्लाम के बाद कनात पसंदी उनके अंदर आ गई, जो इस्लाम का एक खासा है। इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ 2 जोड़े हैं, एक को धोते थे फिर एक को पहनते थे, फिर एक को धोते थे एक को पहनते थे, ऐसा ही है। तो उस दौर में इतने ज़्यादा महंगा कपड़ा होता था, क्योंकि नेचुरल बनता था ना, आर्टिफिशियल तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो 1828 में शुरू हुई है, उससे पहले तो आप बना ही नहीं सकते थे कॉटन को, सिल्क को लैब के अंदर। तो लोग क्या करते थे, वो मैंने बताया ना, गुरूर में और घमंड में लंबे लंबे कपड़े सिलवाते थे। जो पैसे वाले होते थे ना, उनके लंबे लंबे कपड़े होते थे, और अजार उनके जो होते थे ना, अजार या पाइचे कह लो, वो टखनों से नीचे जा रही होती थी, उनके टखनों से नीचे नीचे पाइचे होते थे, है ना। तो वो ये अपने पैसे दिखाते थे, रोब झाड़ते थे पैसे का, देखो इतना पैसा मेरे पास है कि मैं टखने से नीचे भी कपड़ा रखा हूँ अपना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए वईदे फरमाई कि जिसका पाइचा टखने से नीचे जितना कपड़ा होगा वो कपड़ा आगे में होगा। नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नामियाती मुरक्कबात की कुदरती ज़राए के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नेचुरली कहाँ से हासिल करते हैं, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। 9 क्लास का बहुत डिटेल टॉपिक है ये, असल में एक टॉपिक बोलने की बात है, ये आज नहीं, ये तो 4 क्लासों में ख़त्म होता है ये टॉपिक जो अभी मैंने शुरू कर दिया। आज तो सिर्फ शुरू इंट्रोडक्शन ही होगा इसका बस, कि कुदरती ज़राए, चूँकि इसके बाद कुछ ही टॉपिक्स और है, उसके बाद चैप्टर एंड है। तो नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुदरती ज़राए, क्लास 9th के अंदर भी ये टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था, और क्लास 9th में वहाँ 4 नेचुरल सोर्सेज थे। इन 3 के अलावा एक और दिया हुआ था एनिमल एंड प्लांट किंगडम, लेकिन वो भी है, लेकिन सेकंड ईयर में हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम उल्टा चलते हैं, हम 9-10 में ज़्यादा पढ़ते हैं, इंटर में कम पढ़ लेते हैं आके, खासतौर पर केमिस्ट्री पर, ठीक है। तो 9th में आपने ज़्यादा पढ़ा था, 4 सोर्सेज पढ़े थे, इंटर में आके आप 3 सोर्स पढ़ेंगे, फिर भी सेकंड ईयर में बच्चा आके बोलता बहुत मुश्किल है सर केमिस्ट्री सेकेंडरी, ठीक है, क्योंकि 9 के ढंग से पढ़ा ही नहीं, इस वजह से उसको 9 का आसान लग गया। इंटर की पढ़ रहे होते हैं तो इसलिए मुश्किल लग रहा होता है। तो नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कुदरती ज़राए तो 3 डिस्कस करेंगे। पहला है कोल, ठीक है, सेकंड है नेचुरल गैस, कुदरती गैस, और तीसरा हमारे पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं पेट्रोलियम।
तो आज हम सिर्फ फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, कोल को, बाकी नेक्स्ट क्लास में नेचुरल गैस, फिर नेक्स्ट क्लास में पेट्रोलियम, 3 क्लासेस क्लास हो जाएंगी। ठीक है, बहुत डिटेल डिस्कशन है उसकी, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के उसके अंदर, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन भी है क्योंकि हर बच्चा जानना चाहते हैं इनके बारे में कुछ ना कुछ। कोल की जब मैं बात करूँ, कोल देखा है सबने, कोल कहते हैं किसको? कोयले को कहते हैं। ठीक है, बड़ी मज़ेदार डिस्कशन होगी अभी कि कोयला। अब कोल या कोयला, कोयला देखा है कभी किसी ने? एक सेकंड, कोयला किसने देखा है मुझे बता। तुमने देखा है कोयला अवेश? कहाँ देखा है कोयला? बारबेक्यू लगाते हुए, बिल्कुल सही है। ओके, नॉर्मली बारबेक्यू लगाते हुए हम कोयला देख रहे होते हैं, भी हमारा सीजन भी आने वाला है बकरीद का। ठीक है, तो बारबेक्यू हर घर पे लगेंगे। तो अब जो बारबेक्यू में जो कोयला लगता है वो बनाते कैसे हैं? लकड़ी को जला के बनाते हैं। मैं गारंटी देता हूँ आप में से बहुत कम बच्चों ने कोयला देखा है। एक्चुअली वो जो आप लकड़ी को जला के जो आप हासिल करते हो वो कोल तो होता ही नहीं, वो होता है चारकोल। उसको हम चारकोल कहते हैं, ये कहलाता है वुड चारकोल। वुड चारकोल होता है, वो कोल नहीं होता। मैंने बताया था उर्दू ज़बान इश्क और मोहब्बत की ज़बान है, शेर व शायरी की ज़बान है, साइंस की ज़बान नहीं है ना। उर्दू में हम साइंस को पढ़ सकते हैं, ये मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। उर्दू ज़बान की साइंस के अंदर एक और नुक्स ये है कि चारकोल को और कोल को दोनों को कोयला कहते हैं उर्दू। ये सबसे बड़ा मसला है। इंग्लिश में दोनों को अलग अलग वर्ड्स दे दिए, इसलिए हमारे बच्चे उर्दू में कभी समझ ही नहीं पाते कि दोनों कोयले में फ़र्क क्या है। ये है वुड चारकोल, जो लकड़ी जलाने से निकलता है। ठीक है, सॉफ्ट सा होता है। और एक होता है कोल। कोल लकड़ी जलाने से नहीं निकलता है, ज़मीन के अंदर से निकलता है, इसके माइंस होते हैं, कोल माइंस। मैं सिंपल सोचो ना, अगर एक लकड़ी जलाने से निकलता है तो इतना माइन वगैरह करने की, गड्ढा करने की जरूरत क्या थी फिर कोयला निकालने के लिए? लकड़ी जला तो निकल जाता। बट दोनों में बहुत फ़र्क होता है। कोल की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है चारकोल से। कोल के आपने देखा होगा कभी, नॉर्मली के कोल माइंस होते हैं, रेल की पटरी बिछी होती है उसके अंदर, टॉम एंड जेरी वगैरह में, और उसमें वो डब्बा वगैरह रखा होता है, वो जा रहा होता है सीधा सीधा, ट्रेन खींच रही होती है उसको। ठीक है, तो वो पटरी वगैरह के ऊपर, तो वो होता है कोल। कोल को अगर आप कभी देखोगे तो वो पत्थर टाइप का होता है, सख्त सा होता है, ब्लैक कलर का होता है, पत्थर जैसा होता है वो, जैसे क्रश होता है ना, क्रश, बिल्कुल उस तरह का होता है कोल। इस तरह से सॉफ्ट सा नहीं होता वो। हाँ, अब इस कोल को इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इस कोल के यूजेज कहाँ पर होता है? इस नॉर्मल जो चारकोल होता है ना, वो थोड़ी देर चलने के बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन आप जो है कोल को आप 3-4 घंटे लगातार जला सकते हैं। शीशा या हुक्का जो होता है ना, हुक्के के ऊपर जो मैजिक कोल जो रखते हैं ना, देखो ना, मैजिक जिसको बोलते हैं, मैजिक कोल कहा जाता है, शीशे के ऊपर वो धुआं बनाने के लिए लगते हैं। तो वो जो होता है ना, दैट इज़, वो महंगा भी आते हैं, कितना सा लोगों को 40 रुपये का आएगा वो। तो वो जो होता है दैट इज़ कोल। ठीक है, तो कि वो चलता भी लंबा है, रात भर वो जलता रहेगा। ठीक है, महंगा भी है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कोल को। वरना कोल नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है स्टीम इंजन वगैरह के अंदर। स्टीम इंजन होते थे ना पुराने ज़माने में, रेलगाड़ी चलती थी, वो बेलचा ले के अंदर डालते थे उसको, नॉर्मली जो है ना, वो जो कोयला होता था, कोयला आग जल रही होती थी, पूरा उस स्टीम इंजन में कोयला इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो मैं इस कोल की बात करूँगा आज, मैं चारकोल की बात नहीं करने वाला। तो जहन से वो निकाल दो कि लकड़ी जला के कुछ बनता है। ये ज़मीन के अंदर से निकलता है। अब ज़मीन में आया कहाँ से? कौन सा ऐसा इतना भाग्यशाली इंसान था, कौन सा इतना जो है वो खुदा तर्स बंदा था कि गड्ढा करके दुनिया में जो है वो चला गया और अंदर भर के ऊपर से मिट्टी डाल के चला गया कि आगे जाकर दुनिया आएगी और इस्तेमाल करेगी निकाल के? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, हुआ क्या था कि अगर आज से करोड़ों साल पीछे जाए, इट इज़ अ स्टोरी बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। यूनिवर्स जो है, बिग बैंग तो 14.7 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था, 14.7 बिलियन साल पहले। और हमारी अर्थ, हमारी ज़मीन बनी 4 बिलियन ईयर्स अगो, 4 बिलियन साल पहले। अर्थ की हिस्ट्री ये है और ये यूनिवर्स की हिस्ट्री है। क्योंकि डायरेक्ट जिस वक्त यूनिवर्स बना उस वक्त अर्थ नहीं बना, टाइम लगा उसके बाद बनने में। ठीक है, वो मैंने सबसे पहला मेरा जो लेक्चर है यूट्यूब पे, कॉस्मिक कैलेंडर, उसमें मैंने ये चीज़ डिटेल में बताई कि अर्थ बनी कब है। ठीक है, ऊपर आई कार्ड में मैं शो करा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि ये बता रहा हूँ मैं आपको कि 4 बिलियन ईयर्स पहले जब यूनिवर्स बनी, अर्थ बना, तो उस वक्त तो पूरा जब अर्थ बना था बहुत गर्म सा था, लावा हर तरफ था, और एक ज़माना लगा उसको ठंडा होने में। ठीक है, एक वक्त आया फिर जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की शुरुआत हुई दुनिया में। और याद रखें, अल्लाह ताला ने जानवरों से पहले पौधों को दुनिया में पैदा फरमाया। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ये पढ़ते हैं कि जो शुरू में जो एरा आया ना, वो सारा एरा जो था वो पौधों का एरा था, पौधों का दौर था, प्लांट्स का एक दौर था जो चलता रहा। आ रही बात समझ में मेरी? तो प्लांट्स का दौर चलता है ना, इसको कॉनिफ्यूरियस एरा भी उसको हम कहते हैं। कॉनिफ्यूरियस एरिया, फर्न का दौर उसको कहते हैं। फर्न्स जो है वो बायोलॉजी के टीचर बताते हैं कि करोड़ों साल से फर्न्स वैसे ही चले आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले भी ये करोड़ों साल पहले डायनासोर के दौर में भी फर्न वैसे थे, आज भी वैसे ही। तो वो कॉनिफ्यूरियस एरा था।
एक लंबे अरसे तक वो चला। क्यों? चूँकि पुराने जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को बनाया था तो ऑक्सीजन गैस कम थी दुनिया में, उसके प्रोपोर्शन बहुत कम थी, ना होने के बराबर थी। तो जब प्लांट्स को पैदा किया गया, पूरी दुनिया में हर तरफ प्लांट्स ही प्लांट्स, उन्हीं का राज था। हर तरफ एक जगह भी ज़मीन पे चलने की नहीं थी, सिर्फ पौधे थे, सिर्फ दरख्त थे। तो उन दरख्तों ने क्या किया? ऑक्सीजन गैस का कंटेंट बढ़ाना शुरू किया लेवल दुनिया में, यहाँ तक कि 21% तक कर दिया जितनी आज है। ठीक है, और उसको करने के बाद अल्लाह ताला ने क्या किया कि कोई भी तूफान आंधी कुछ भी चले, इस तरह से क्या हुआ कि बड़ी तादाद में जो है वो पौधे मरने शुरू हो गए, ताकि इंसान को भेजना था दुनिया में, तो उसके लिए पौधों को सफाया होना शुरू हुआ। पौधे कट कट के टूट टूट के गिरने शुरू हो गए। जब पौधे वगैरह गिरे, जब टूट के ज़मीन में गिरे, तो ज़मीन के अंदर जब गिरे तो उसके ऊपर मिट्टी वगैरह आना शुरू हो गई और ज़मीन में दबना शुरू हो गया। दबते दबते अंदर ज़मीन के जाना शुरू हो गया। 10,000 साल, 10,000 साल, हज़ारों साल गुजरने के बाद क्या हुआ कि वो नीचे हाई प्रेशर लगने पे और हाई टेम्परेचर लगने पे वही लकड़ी, वही पत्ते जो करोड़ों साल पहले दरख्तों गिरने से गिरते में अंदर गए थे, वो लकड़ी से आखिरकार कोयले में कन्वर्ट हो गए, वुड से। वो भी वुड से ही कोल में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन आफ्टर पासिंग मिलियंस ऑफ ईयर्स। और जो चारकोल है वो डायरेक्ट जला रहे हैं, वो बन जा रहा है। दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो कोल अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर से निकलता है। और किस तरह निकलता है? प्लांट्स वगैरह के डिकम्पोज होने से, जब वो डिकम्पोज होते हैं अर्थ के नीचे, तब वो बनता है। बात समझ आ गई? अब इसके भी स्टेजेस होते हैं, कोल के भी स्टेजेस होते हैं। जो कोल ज़मीन में कितनी देर तक दबा रहा, उसके लिहाज से हम उसके स्टेजेस निकाल लेते हैं। ज़रा समझना गौर से बातों को, हर बात को मिली। जिस तरह से हमने केमिस्ट्री वो इंग्लिश में पढ़ा था सेकेंड ईयर की पोम में, 7 एजेस ऑफ मैन, इंसान के 7 दौर, विलियम शेक्सपियर की, कि पहले इन्फेंट होता है, फिर स्कूल गोइंग बॉय होता है, फिर लवर होता है, फिर सोल्जर होता है, फिर जस्टिस होता है, फिर ओल्ड एज आता है, फिर सेकंड चाइल्डिशनेस आती है। इंग्लिश में पढ़ा था ना ऐसा? बिल्कुल सेम ऐसे ही कोल में भी स्टेजेस होते हैं, लेकिन कोल के सिर्फ 3 स्टेजेस होती हैं। क्लास 9 में 4 स्टेज पढ़ा था, सेकेंड ईयर में 3 पढ़ेंगे, चूँकि हम 9 में ज़्यादा पढ़ते हैं, इंटर में कम पढ़ते हैं। फिर भी बच्चा बोलता है सेकेंड ईयर मुश्किल, तो 9 में डिटेल में पढ़ी नहीं पढ़ा उसमें, तो इंटर कहाँ से पढ़ेगा? तो 9 में 4 थे, पीट, लिग्नाइट, विटामिन, एंथ्रेसाइट। अभी सिर्फ लिग्नाइट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 3 स्टेजेस बता रहा हूँ बस, पेपर में आप लिखेंगे। ठीक है, सो हियर वी हैव द 3 स्टेजेस ऑफ कोल। ठीक है, क्वेश्चन अभी सब जमा करके रखो अपने पास, मैं सिर्फ अभी लिख रहा हूँ। ठीक है, कोल में फर्स्ट हमारे पास जो स्टेज आता है, हमारे पास फर्स्ट स्टेज आता है, दैट इज कॉल्ड, उस स्टेज उसको हम कहते हैं लिग्नाइट। ठीक है, पहले वो लिग्नाइट बनता है। लिग्नाइट बनने के बाद सेकंड फिर वो बनता है विटामिन। विटामिन के बाद सबसे लास्ट में वो बनता है, थर्ड स्टेज होता है एंथ्रेसाइट। दीज आर द 3 स्टेजेस, लिग्नाइट, विटामिन, एंथ्रेसाइट। और यहाँ आज अभी मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेजेस ऑफ कोल, कोयले के दौर, कितने स्टेजेस आते हैं इसके अंदर। जब कोई लकड़ी ज़मीन के अंदर 1 लाख साल तक दबी रहे, 1 लाख साल में क्या होता है, वो लकड़ी कन्वर्ट हो जाती है लिग्नाइट के अंदर। अगर वही लकड़ी 10 लाख साल तक ज़मीन में दबी रहे, तो फिर वो लकड़ी बन जाता है विटामिन। अगर वो लकड़ी 50 लाख साल तक ज़मीन में दबी रहे, तो वो बन जाता है एंथ्रेसाइट। टाइमिंग पर है कि कितना टाइम गुजरा है। इनकी ज़िंदगी लाखों सालों में होती है, कोयले की ज़िंदगी। इंसानों की तरह 70-80 साल नहीं जीते है। ठीक है, इनकी लंबी ज़िंदगी है। ठीक है, लाखों साल तक कोयला ट्रांसफॉर्मेशन करता ही रहता है। ठीक है, लेकिन एंथ्रेसाइट के बाद आगे और सख्त हो के वो डायमंड नहीं बनता, ये मैंने आपको बताया था। चूँकि अब बच्चे बोलते हैं सर कोयले के कान से डायमंड निकलता है, हीरा निकलता है, हमने बड़ा सुना है फिल्मों वगैरह में। चूँकि एंथ्रेसाइट और सख्त हो जाएगा तो और डायमंड बन जाएगा, और टाइम लग जाए, तो ऐसा नहीं है। चूँकि एंथ्रेसाइट को डायमंड बनने के लिए इतना टाइम चाहिए जितना इस यूनिवर्स को बने में नहीं हुआ है। मतलब 4 अरब है ना, 8 अरब साल चाहिए। अर्थ 4 अरब साल पहले बना, तो इतना ही टाइम और चाहिए होगा, तब एंथ्रेसाइट जाकर क्या डायमंड में कन्वर्ट होगा। तो कभी भी अब सवाल यही होता है कि डायमंड आता कहाँ से? तो ये मैंने क्या बताया था, सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बारे में आपको बताया था कि सितारे वगैरह जो है जब वो धमाके से फट जाते हैं, तो स्टार्स के सेंटर में, स्टार्स जो एलिमेंट प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज होते हैं, तारे वगैरह जो आसमान में दिखते हैं, तो स्टार के कोर में सेंटर में डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स की फॉर्मेशन होती है। डिपेंड करता है स्टार का साइज क्या है। अगर कोई बड़े स्टार्स होते हैं तो डायमंड भी प्रोड्यूस करते हैं। एक ऐसा स्टार है लकी स्टार उसको बोलते हैं, ये लकी स्टार सदर वाला नहीं। ठीक है, एक लकी स्टार नाम का एक तारा है, तो लकी स्टार कहा जाता है पूरा का पूरा वो डायमंड से बना हुआ है, पूरा स्टार ही डायमंड से बना है। अगर वो स्टार अगर धमाके से फट जाएगा तो जाहिर सी बात है हर तरफ उसके डायमंड यूनिवर्स में बिखर जाएगा। ठीक है, तो वो जो डायमंड हमारे पास ज़मीन में आया है वो एक्चुअली किसी स्टार्स के सुपरनोवा एक्सप्लोजन से आया है, वरना कोयला कभी भी डायमंड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। मतलब पॉसिबिलिटी थ्योरेटिकली है, बट प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके लिए लॉन्ग टाइम स्पेंड चाहिए। ठीक है, क्या नहीं, ज़मीन के अंदर से निकलता है, जरूरी नहीं है कोयले से ही निकले। कोयले असल में हम खुदाई ज़्यादा करते हैं, कोयले के कान में इसलिए वहीं से निकल रहा होता है, दैट्स ऑल। अच्छा, लिग्नाइट, विटामिन, एंथ्रेसाइट। अब इसके अलग अलग नाम होते हैं, और भी नाम सुनो। लिग्नाइट को एक तो लिग्नाइट हम कहते ही हैं,
और इसके अलावा दूसरा नाम इसको हम लोग कहते हैं लो ग्रेड कोल। इसको लो ग्रेड कोल भी कहा जाता है, कम दर्जे का कोयला, ठीक है। इस तरह विटामिन, विटामिन को विटामिन कहते हैं और इसको इसी को हम कहते हैं विटामिनस कोल। पूरा नाम इसका है विटामिनस कोल। और इसका एक और नाम हमारे पास होता है, ये लो ग्रेड कोल नहीं होता, ये होता है मीडियम ग्रेड कोल, दरमियाने दर्जे का कोयला, ठीक है। और एंथ्रेसाइड का एक और नाम हो जाएगा, इसको एंथ्रेसाइड भी कह सकते हैं और या फिर इसको हम कह सकते हैं हाई ग्रेड कोल, ठीक है, अच्छे दर्जे का, आला दर्जे का कोयला, सही है। अच्छा, लिग्नाइट, अब मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको बताता हूँ, लिग्नाइट की, विटामिन की और इस तरह से इनकी, ठीक है। देखो जो लिग्नाइट है, पहले इसको समझो। लिग्नाइट जब ज़मीन से निकलता है तो सबसे पहले इसका कलर, कि इसका कलर कैसा होता है, तो ये जो है वो लाइट ब्राउन कलर का ज़मीन के अंदर से निकलता है, लाइट ब्राउन कलर का होता है। नेक्स्ट वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होता है। थर्ड, तीसरी चीज़, लिग्नाइट जब ज़मीन से निकलता है तो इट कंटेन्स, इसमें मौजूद होते हैं विस्कस, विस्कस मतलब गाढ़े से, विस्कस इम्प्यूरिटी, गाढ़े इम्प्यूरिटीज उसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। मतलब उसको स्पंज टाइप का होता है, उसको दबाने से आराम से दब भी जाता है और उसके अंदर से जो है वो विस्कस इम्प्यूरिटीज़ वगैरह निकल रहे होते हैं, गाढ़े से फ्लूइड्स उसके अंदर से निकल रहे होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से अभी उसमें यहाँ डिस्कस करेंगे, थर्ड में विटामिनस कोल निकला है, ठीक है, मैं बताऊँगा, यहाँ पे बता दूँ उसके बारे में। नेक्स्ट अगली चीज़ कि ये जो लिग्नाइट होता है ये नॉन फ्लेमेबल होता है। नॉन फ्लेमेबल से मुराद क्या कि ये जलता नहीं है। और आपको पता है कि जो चीज़ें जल नहीं सकती उनको हम फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्यूल मतलब ईंधन। हर वो चीज़ जो जलती है वही फ्यूल कहलाती है। हर वो गैस, हर वो लिक्विड, हर वो सॉलिड जो जल जाएगा वो फ्यूल है, और जो जल ना सके वो फ्यूल नहीं है। कचरा तक फ्यूल है, कचरा जल जाता है, दैट्स वाई। इसलिए कचरे को जलाकर बिजली भी बना सकते हैं, जापान में बनाया जाता है, ठीक है। वाटर फ्यूल कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि वाटर कभी जल नहीं सकता, ठीक है। वाटर में कंबस्टन नहीं होती, जिसकी वजह से वाटर को हम कभी भी एज अ फ्यूल, कंबस्टिबल फ्यूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंबस्टिबल फ्यूल के तौर पे नहीं। आपको जैसे कि आप दावा अगर कोई करता है कि मैंने पानी से चलने वाली गाड़ी बनाई है तो उसको दावा झूठ पर मबनी है। केमिकली, थर्मोडायनेमिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन इसी वाटर को हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जलाने वाला फ्यूल नहीं। फिर वो अलग चीज़ हो जाएगी, टरबाइन घुमाने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन वो जल नहीं रहा होता, वो उसका प्रेशर काम आ रहा होता है। जब वो गिरता है ना, तो जब गिरता है, चक्की वगैरह जो चलती है, मिलर ऑफ द डी, दरिया डी के सामने चक्की चलाने वाला, तो दरिया जब जाता है तो चक्की को घुमा रहा होता है साइड से, तो आटा पिस रहा होता है, लेकिन वो जल तो नहीं रहा ना कम से कम। तो जलने के तौर पर इस्तेमाल नहीं। अब गाड़ी के अंदर अगर हम फ्यूल डालना है तो सिंपल सी बात है, हम उसको जलाएंगे, वो जलने वाला फ्यूल डालेंगे, उसमें कोई धक्का थोड़ी ना लगा रहा होगा वो पानी को, सही बात है ना। तो वो चीज़ है। तो कभी भी एज अ फ्यूल हम किसी भी वाटर को, पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, क्या बोलो, अर्थिंग, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना अलग चीज़ है और जल जाना अलग चीज़ है। जैसे लोहा है, लोहा भी बिजली करंट पास करता है, बट लोहा जलता तो नहीं है ना। जलने वाली चीज़ एक अलग है, ठीक है ना। कि जो पेट्रोल एक फ्यूल है, सीएनजी एक फ्यूल है, एलपीजी एक फ्यूल है, डीजल एक फ्यूल है, कैरोसिन एक फ्यूल है। बात समझ में आ रही है? जो चीज़ जले वो चीज़ फ्यूल है, वाटर जल नहीं सकता। ये आगे हम डिस्कस। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। सीएनजी नेचुरल गैस से हासिल करते हैं और एलपीजी पेट्रोलियम से हासिल किया जाता है। यहाँ से सीएनजी निकलता है, यहाँ से एलपीजी निकलता है। बता दूंगा मैं जब पढ़ाऊंगा उसको। सवाल याद रखो, मैं इन दो टॉपिक से बता दूंगा, ठीक है। चूँकि हम सारी चीज़ें जितना हो सकेगा इन टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। दुनिया में जो कुछ भी इस लेवल पे आपको चाहिए तो समझने के लिए सेकेंड ईयर में हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, तो ये तो लिग्नाइट के बारे में मैंने आपको बताया कि फ्लेमेबल नहीं है, जल नहीं सकता, तो फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो यूजलेस कोल है, ये बेकार है। मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि लिग्नाइट जो है वो एक्चुअली, इससे ये साबित हो गया कि ये जो कोल है दिस इज़ एक्चुअली यूजलेस, इसका कोई भी काम नहीं हो सकता हमें, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, विटामिनस कोल या विटामिन या मीडियम ग्रेड कोल। इसकी अगर ज़मीन से जब निकलता है तो कलर देखते हैं इसकी, तो कलर इसका होता है ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर का ये होता है, ठीक है। तो डार्क ब्राउन कलर का ये कोयला निकलता है और ये वेरी सॉफ्ट नहीं होता बट सॉफ्ट होता है। और इसके अंदर भी इट ऑल्सो कंटेन्स विस्कस इम्प्यूरिटीज़, इसके अंदर भी हमें विस्कस इम्प्यूरिटीज़ मिल सकती हैं। तो इसके अंदर भी विस्कस इम्प्यूरिटीज़ हमारे पास होती हैं, ठीक है। तो इसको नीचे भी मुझे चीज़ें लिखनी, फिर से मैं बता दे रहा हूँ उसको, ठीक है। तो पहली चीज़ तो उसका कलर जो है वो दैट इज़ डार्क ब्राउन इन कलर,
ठीक है। दूसरा क्या कि ये वेरी सॉफ्ट नहीं होता, बट ये सॉफ्ट होता है, दबाने से दब जरूर जाएगा अगर सख्ती से दबाओगे, ठीक है। नाउ इट कंटेन्स विस्कस इम्प्योरिटी, तो इट डजंट कंटेन विस्कस इम्प्योरिटी, इसके अंदर इट आल्सो कंटेन तो इट कंटेन्स विस्कस इम्प्योरिटी, इसके अंदर विस्कस इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं, कम होगी उससे लेकिन होंगी। अब विस्कस इम्प्योरिटी होने की वजह से ये भी कैसा हो जाता है, नॉन फ्लेमेबल। अब यह जब नॉन फ्लेमेबल हो गया तो क्या ये फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फ्यूल। तो कहने को कहा जाए तो आप इसको कहोगे कि भाई ये होता है यूजलेस, ठीक है। यकीनन आपके लिहाज से यूजलेस ही होगा, तो यूजलेस लिख के ही आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट की बात करते हैं। एंथ्रेसाइट हाई ग्रेड कोल है, अच्छे दर्जे का कोल, ठीक है। तो वो डार्क ब्राउन नहीं, वो ब्लैक कलर का होता है। जो मेन जो कोयला जो ज़्यादातर निकालते हैं ज़मीन के अंदर से, वो डार्क ब्लैक कलर का होता है, और ये सॉफ्ट नहीं होता, ये हार्ड होता है। और इसमें इट कंटेन्स नो विस्कस इम्प्योरिटी, इसके अंदर कोई विस्कस इम्प्योरिटीज़ मौजूद नहीं होती हैं। और ये कैसा होता है? फ्लेमेबल होता है। तो फ्लेमेबल होता है तो एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये यूजलेस हुआ कि यूज़फुल हुआ? ये यूज़फुल हो गया, ठीक है, काम आएगा हमारे। अब आ जाओ, ये जो वासिल का एक सवाल था कि थर में, आपको पता है कि दुनिया भर में सबसे बड़ा ज़ख़ीरा कोयले का पाकिस्तान में मौजूद है। द बिगेस्ट कोल रिजर्वायर इन द वर्ल्ड इज़ प्रेजेंट इन पाकिस्तान एट डेजर्ट ऑफ थर, थर के रेगिस्तान में मौजूद है सबसे बड़ा ज़ख़ीरा। तो उसी को निकालने के लिए पूरा एक प्रोजेक्ट लगाया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, थर कोल प्रोजेक्ट। टाइम हुआ 10-12-15 साल हो गए उसको लगे हुए। थर कोल प्रोजेक्ट जब उसको लगाया गया तो उसके अंदर जब कोयला लगाया कि कोयला निकाला गया, जब उसको टेस्ट किया गया, कोल ट्रीटमेंट की गई, तो पता लगा ये जो कोयला है ये बिटामिनस कोल है। अब चलिए बिटामिनस कोल था, बिटामिनस कोल जलता नहीं है, तो डायरेक्टली आप उसको पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते इस कोल को। टाइम अब मतलब जब ये कन्वर्ट होगा एंथ्रेसाइट में, तभी जाकर पाकिस्तान उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो हमने इसको ख़त्म कर दिया, वहीं कोयला दोबारा डाल के हमने इस प्रोजेक्ट को दी एंड कर दिया, फिनिश कर दिया। थल कोल प्रोजेक्ट अब नहीं चल रहा, बंद हो चुका है, ठीक है। यस, अब वो जितने 50 लाख साल के बाद का वेट करना पड़ेगा, तब जाकर हम उससे दोबारा जो है वो एंथ्रेसाइट निकाल सकेंगे। मतलब 50 लाख साल के बाद पाकिस्तान लोड शेडिंग फ्री हो जाएगा, ठीक है, इंशाअल्लाह। तो अब मैं क्या बता रहा तुम्हें कि ये, लेकिन विटामिनस जो है ना, वो मैंने यहाँ पर लिखा है यूजलेस। ये यूजलेस होता नहीं है, ये होता है यूजफुल। लेकिन इसका फ़ायदा, ये वाला फ़ायदा नहीं है इसका कि इसको डायरेक्ट फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करें। इसकी थोड़ी ट्रीटमेंट कर लो ना अगर विटामिनस कोल की, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ बन जाता है। जैसे कि इसी जो आपका जो विटामिनस कोल है, आप इसकी कर लो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। आप इसकी मैं बताता हूँ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसे कहते हैं और कैसे करते हैं और क्या बनता है इससे। डिस्टिलेशन टेक्निक का मतलब होता है सेपरेशन, सेपरेट करना। फर्स्ट में पढ़ा था कि डिस्टिलेशन मतलब सेपरेशन, चीज़ों को सेपरेट कर देना, अलग कर देना। तो डिस्टिलेशन दो तरह से की जाती है। अगर कोई चीज़ सॉलिड में है, जैसे ये सॉलिड में है ना भाई, अगर कोई चीज़ सॉलिड में है और सॉलिड में से कंपोनेंट्स को अलग करना है, सेपरेट आउट करना है, तो हम उसके लिए करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और अगर लिक्विड में कोई चीज़ मिक्स है, बहुत सारे लिक्विड्स आपस में मिक्स हो गया, तेल पानी मिक्स हो गया, अब अगर उसको सेपरेट करना है, द बॉइलिंग पॉइंट रेंज के अतबार से अलग करेंगे हीट करके, जैसे हमने पढ़ा ग्लिसरीन इज डिस्टिल्ड एट रिड्यूस्ड प्रेशर फर्स्ट ईयर में। तो वो जो तरीका है, फिर उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे पेट्रोलियम जो है वो लिक्विड निकलता है, तो पेट्रोलियम के हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर, ठीक है। तो ये जो कि सॉलिड है, तो इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाएगी। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हम कर क्या रहे होते हैं एक्चुअली बच्चों, इसमें हम कर रहे कुछ भी नहीं, नॉर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन किया जा रहा होता है। और थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में आप जानते हैं, व्हाट इट इज़, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। हवा की गैर मौजूदगी में जब आप हीट कर दो तो फिर वो हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। ये हमने जब अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर इसको हमने किया था, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर आप कोई भी जाएगा तो उसको ज़रूर करेगा लाजमी। तो विटामिनस कोल की ट्रीटमेंट की थी हमने। उसमें होता है क्या, एक मशीन टाइप का होता है, इस तरह से कप लगाओ तो उस कप के अंदर होल्स बने होते हैं और एक कप कनेक्ट होता है नीचे इस तरह से एक मशीन के अंदर से, और यहाँ पर एक बीकर जो है वो एक और रखा होता है, यहाँ पर इसके नीचे एक बीकर रखा होता है, और ऊपर जो है वो इस तरह से एक फ्यूम कैचर लगा होता है। यहाँ पर है फ्यूम कैचर, फ्यूम को कैच करता है ये, ठीक है। तो यहाँ अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर विटामिनस कोल हम डाल लेते हैं और हीट कर देते हैं इसको। हीटिंग का बटन होता है, हीट कर देते तो ये गर्म होना शुरू हो जाता है। जब ये गर्म होता है तो उसके अंदर जो लिक्विड होता है ना, वो रस रस के नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो लिक्विड नीचे जमा हो जाता है,
और जिसका गैस होती है, गैस ऊपर जम हो जाती है फ्यूम कैचर के अंदर, और सॉलिड जो है उसी के अंदर बच जाता है। तो ये तीनों चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेटर कहलाता है ये, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी में जब आप जाओगे तो वहाँ इस्तेमाल करोगे। तो अच्छे से पढ़ लो ताकि नसीब भी हो ये सब कुछ देखना तुम लोगों को। तो जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेटर की बात करें तो उसमें 3 चीज़ें आपको फिर मिलेंगी, ठीक है। 3 चीज़ें मिलती हैं उसके अंदर। अभी जैसे मैंने आपको बताया, एक चीज़ मिलेगी आपको सॉलिड में, एक चीज़ आपको मिलेगी लिक्विड में, और एक चीज़ मिलेगी आपको गैस में। सॉलिड में जो चीज़ मिलती है उसको हम लोग कहते हैं कोक। लिक्विड में जो चीज़ मिलती है उसको हम लोग कहते हैं कोल टार, और गैस में जो चीज़ मिलती है इसको हम लोग कहते हैं कोल गैस, ठीक है। अब तीनों को मैं एक्सप्लेन करूँगा ये करके कि तीनों क्या क्या चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो पहले कोक से स्टार्ट कर लेते हैं। कोक के बारे में याद रखो, ये कोक का नया वर्ड नहीं है। इससे पहले हमने चैप्टर 2 में पढ़ा स्टीम कोक प्रोसेस। मैंने आपको बताया था कि थोड़ी देर के लिए मान लो ये कोक कोयला है, अब नहीं मानना लेकिन कि वो कोयला है, अब वो ये कोक है जो ऐसे बनता है। बिटुमिनस कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने के जो सॉलिड कंपोनेंट आता है वो कोक होता है, ठीक है। ये कोक है, लेकिन उस वक्त मैं ये बता नहीं सकता था आपको कि ये सब कौन बताएगा, इसलिए मैंने बोला था कोयला ही मान लो, ठीक है। यस बिल्कुल। अब इसको मैं डिटेल में बताता हूँ ये है क्या चीज़, नीचे इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ मैं। तो इसलिए जब मैं कोई छोड़ता हूँ कि मैं इसको आगे जाकर बताऊँगा, तो मैं इसलिए भी छोड़ता हूँ कि वो बहुत डिटेल टॉपिक होता है। तो बेहतर है एक टॉपिक को पूरा डिटेल में ही पढ़ा जाए बनिस्बत थोड़ा थोड़ा सा बताने से, बहुत बेहतर, ठीक है। तो कोक जो है ना, पहली बात तो ये कार्बन का एक एलोट्रोप है। इट इज़ आल्सो एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, या कार्बन का ही एलोट्रोप है। बहुत सारे एलोट्रोप्स होते हैं, कोक भी है, बहरूपिया जिसको हम कहते हैं एलोट्रोपी। और सेकंड, इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। याद रखना कि कार्बन की जो प्योरेस्ट फॉर्म है दैट इज कोक। अगर कार्बन की कोई हार्डेस्ट फॉर्म आपसे बोले एमसीक्यूज में, विच इज द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, दैट इज डायमंड। और अगर कहा जाए द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, मोस्ट स्टेबल फॉर्म इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए नॉर्मली उसके इलेक्ट्रोड्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो लीस्ट जो मोस्ट स्टेबल आपका हो गया ग्रेफाइट, हार्डेस्ट हो गया डायमंड, और प्योरेस्ट हो गया कोक। तीनों अलग अलग इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव कार्बन, कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, C14, जिससे कार्बन डेटिंग करते हैं। रेडियो डेटिंग नहीं करते, कार्बन डेटिंग को हड्डी वड्डी डायनासोर की निकलती है, ये डायनासोर कितना पुराना हड्डी है तो अंदर कार्बन, चूंकि हर इंसान की बॉडी के अंदर, हर इंसान की हड्डी में, हर इंसान की हड्डी के अंदर कार्बन 14 का एक कंटेंट मौजूद होता है, थोड़ा सा मिकदार में होता है, ट्रेसेस होते हैं उसके, ठीक है। अब आपको पता है कार्बन 14 की एक लंबी हाफ लाइफ होती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स की हाफ लाइफ उसकी होती है। तो क्या होता है, आहिस्ते आहिस्ते करके आपकी बॉडी में खत्म होना शुरू होता है ना ये। तो क्या होता है, जो हड्डी निकलती है ना डायनासोर के, उसके अंदर भी कार्बन 14 होगा। तो उसको जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं या जो उसके आसार कदीमा के माहिर होते हैं, वो उस हड्डी के कार्बन को टेस्ट करते हैं कि इसकी हाफ लाइफ कितनी है। तो उससे पता लगता है कि ये डायनासोर कितने साल पहले दुनिया में मौजूद था, 2.5 करोड़ साल पहले, 6 करोड़ साल पहले, 20 करोड़ साल पहले। पूरी साइंस इसके पीछे, रेडियो कार्बन डेटिंग जिसको हम कहते हैं, कार्बन 14 आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर। वो एक अलग टॉपिक है भाई, उसके डिस्कस नहीं कर रहा मैं, ठीक है। यहाँ कोक पे वापस आते हैं, ठीक है। वो इंटरेस्टिंग टॉपिक तो बड़ा है, लेकिन टॉपिक खत्म करना है ना अभी। तो एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन का एलोट्रोप है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, कार्बन की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म यही है। और नेक्स्ट इसको, जब चूंकि ये फ्लेमेबल होता है, और फ्लेमेबल होने की वजह से इसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे आखिरी चीज़ के इस्तेमाल में बता दूं, एज आ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, एज रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी। ये कल भी शायद इसी क्लास में बात चल रही थी ना, मैंने आपको बताया था हेमेटाइट ओर के बारे में कि Fe2O3, जो पूरी कहानी बताई थी ना उसकी, Fe2O3 हेमेटाइट और उसमें कार्बन को डालते हैं, कोक होता है ये। तो क्या होता है, आयरन अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। तो यहाँ पर इसको रिड्यूस कर दिया ना, +3 से 0 कर दिया आयरन को, तो ये कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट हो गया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया ये। तो कोक ही होता है यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करते हैं ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। चैप्टर 4-5 में हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी मैं नहीं बता रहा इसकी हिस्ट्री को। ये मेटलर्जी है, ये अलग दुनिया है इसकी मेटलर्जी की, ठीक है। कोल टार, कोल टार को उर्दू में हम इसका उल्टा बोलते हैं, उर्दू में हम बोलते हैं इसको तारकोल। कोल टार को उल्टा कर दो, उर्दू बन गया इसका तारकोल। आपने सुना होगा तारकोल की सड़कें। अगर आप अपने सड़कों को तो छोड़ दो, ये तो फुल डामर है, तो सिंपल है, डामर डाला उसके रोलर चढ़ा दिया, खत्म। उसके बाद बारिश आया तो सब उखड़ गया, ठीक है। मतलब डामर क्रश में डामर चढ़ा दिया, वो टार होता है, पेट्रोलियम का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। आखिरकार क्या होता है कि जब बारिश होती है तो हर जगह से रोड उखड़ जाता है। क्योंकि होता है, वजह क्या होती है, इस पर कारपेटिंग नहीं की जाती है। जो रोड पर जो कारपेटिंग होती है ना, वो तारकोल से होती है, कोल टार से। अगर आप कभी शायर फैसल वगैरह जाओ
जब आप शायरा फैसल के रोड वगैरह को देखोगे ना तो पहले वो रोड बड़ा चमक रहा होता है और उसके ऊपर आपको कोई लिक्विड जैसी चीज़ टली हुई दिख रही होती है, ब्राउनिश टाइप की। देखा है कभी जब सड़क को देखना ना नीचे वो अलग से लग रहा है कोई चीज़ लिक्विड का कोई डाला है उसके अंदर, उसमें स्प्रे टाइप का, वो कोल तो तार या सो तार कोल का स्प्रे होता है, जिससे क्या होता है वो जो रोड है ना चिपका रहता है अपनी जगह पर, एक भी पत्थर निकलता है ना कहीं से, भले तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, कुछ भी हो जाए। शायरा फैसल का जो रोड है आपका उसको इसलिए रखा गया चूँकि वो मेन रोड वही है जो कि आपको एयरपोर्ट को जोड़ता है सिटी से, एयरपोर्ट से डायरेक्ट वो गवर्नर हाउस तक लेकर जाता है। उसको जानबूझ के उसको सही रखा गया है कि वहाँ सारे प्राइम मिनिस्टर सब वहीं से आते हैं, बाकी औरंगी को क्या करेगा करके यार, आता कौन है। ठीक है, सही है। तो कोल टार की जब मैं बात करूँ, तार कोल, इससे सड़कें बनाई जाती हैं, ठीक है, सड़कों की कारपेटिंग की जाती है। तो इसका एक काम तो ये है, होता क्या है, ये एक ब्राउन कलर का ब्राउन विस्कस फ्लूइड होता है, ये डार्क ब्राउन होता है, तो लगभग ब्लैक कह लो आप इसको, यस, डार्क ब्राउन विस्कस फ्लूइड होता है जिसको हम कोल टार कहते हैं। और ये भी कैसा होता है, नॉन फ्लेमेबल। अब चूंकि ये नॉन फ्लेमेबल होता है तो फिर इसका मतलब ये जलता नहीं है, तो नॉट फ्यूल नहीं होता ये, सही है। तो आगे भी यहाँ तक ये बात हमने कर ली। उसके बाद आप कोल गैस की बात कर लेते हैं। कोल गैस क्या होता है? कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस। कोल गैस होता है मीथेन गैस और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होता है जो गैस सूरत में निकलता है। और ये जो है मीथेन गैस और हाइड्रोजन के दोनों ही कंबस्टेबल गैसें हैं, तो ओवरऑल ये मिक्सचर हो गया आपका फ्लेमेबल। तो फ्लेमेबल है तो फिर इसको भी हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं कोल गैस को। अब वापस आते हैं कोल टार में। कोल टार वैसे तो नॉन फ्लेमेबल होता है, लेकिन इसके बारे में एक अहम बात जो आप याद रखनी है आपको, वो क्या कि इट इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 200 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। 200 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो है वो ये मिक्सचर होता है। एरोमेटिक रखना है वर्ड एरोमा से। एरोमा के मतलब होते हैं स्ट्रॉन्ग स्मेल, तेज खुशबू, ठीक है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, इतर वगैरह में जिस तरह से आपके पास मौजूद है एरोमेटिक। तो 200 तरह के इसकी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को चैप्टर 7 में हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में आपको बताऊंगा तो वहाँ उसको डिटेल में बताऊंगा। अब सिर्फ ये समझ लो कि एरोमेटिक निकले एरोमा से। एरोमा मतलब होती है स्मेल, ठीक है। तो तेज खुशबू वाले हाइड्रोकार्बन 200 इसके अंदर होते हैं। अब मिक्सर बने हुए ना, तो सेपरेट करना होगा। अब सारे ही लिक्विड है तो कौन से डिस्टिलेशन करेंगे? डिसेक्टिव का फ्रैक्शनल करेंगे, तो हम इसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। तो चूंकि हर 200 तरह के अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो सबके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं, तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से वो सेपरेट होते जाएंगे अपने बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से। और आखिरकार क्या होगा, जब उसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो 200 तरह के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन निकलेंगे, जिनमें सबसे फेमस जो चीज़ निकलेगी दैट विल बी कॉल्ड द किंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक तो होता है किंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है सल्फ्यूरिक एसिड, और एक किंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम लोग कहते हैं बेंजीन, ठीक है। C6H6 चैप्टर 7 में इसके बारे में डिस्कशन है। ऐसा आपने देखा होगा बना होता है, लेकिन ये हेक्सागोन टाइप का, बट इसके बारे में पूरी डिस्कशन हमारी जो है वो आगे चैप्टर 7 में मौजूद है बेंजीन की, ठीक है। इसी बेंजीन इतना इंपॉर्टेंट केमिकल है, दुनिया की हर दवाई के अंदर बेंजीन मौजूद होता है। अगर दुनिया से बेंजीन ख़त्म हो जाए, अगर एक लम्हे के मान लेते हैं कि भाई एक सेकंड के लिए मान लो कि दुनिया से बेंजीन का खात्मा हो गया, सारी के सारी बेंजीन बनी नहीं रहा कहीं, तो दुनिया के सारे मेडिकल स्टोर के सारी दवाइयाँ गायब हो जाएंगी एक सेकंड के अंदर। सारे लोग जो है वो बिना दवाई के मर जाएंगे जो भी दवाई मेडिसिन में चल रहे होंगे। दैट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट केमिकल कि बेंजीन से स्टार्ट होकर बाकी तमाम दवाइयों के फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। तो ये पूरा फार्मास्यूटिकल कंपनी के तो समझ लो रूट है, ये बैकबोन है बेंजीन, ठीक है, डॉक्टर्स के लिए और फार्मासिस्ट के लिए, लोगों के लिए, ठीक है। तो ये बन रहा है इसी तरीके से, कोल टार से ही आ रहा है। हॉफमैन नाम की एक सेंटेंस सिंथेसाइज किया था, चैप्टर 7 में बताऊंगा कैसे हुआ था ये सब कुछ। तो अगर आप 100 किलोग्राम तक, 100 किलोग्राम तक अगर आप विटामिन को लेते हो और उसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हो तो आपको 10 किलोग्राम तक कोल टार मिल जाता है। और 10 किलोग्राम कोल टार के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पर आपको लगभग 1 से 2 किलो आपको बेंजीन मिल जाता है। समझ में आ गई बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर। फिलहाल ओवरऑल का मसला नथिंग।